हेलो फ्रेंड्स, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसा कि दोस्तों ये वैकेंसी आपकी अपकमिंग है, आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस टेस्ट सीरीज से दोस्तों जरूर जुड़िए। ठीक है, हम आपको दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज कराते हैं। टेस्ट सीरीज फर्स्ट दोस्तों हमने करा दिया है, टेस्ट सीरीज सेकेंड आज कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट सीरीज क्या है। यस दोस्तों, आप बिहार शिक्षक भर्ती की पीआरटी मींस प्राथमिक लेवल की 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को जरूर दीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम आपको कंप्लीट जीएस कराने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट जीएस क्या है दोस्तों, इसमें आपके साइंस के प्रश्न रहेंगे, भूगोल के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, बिहार स्पेशल सभी कराने वाले हैं अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपकी बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और दोस्तों टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाइए। मॉर्निंग में दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। हम आपको बता दें, इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपके इस टेस्ट सीरीज में आपके दोस्तों लगभग हम 15 प्रश्न कराते हैं। ठीक है, डेली 15 प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि दोस्तों आप 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आज दोस्तों हम विज्ञान के प्रश्न कराएंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको टेस्ट सीरीज फर्स्ट में भी विज्ञान के प्रश्न कराया था, सेकंड में भी विज्ञान के प्रश्न आज को करा रहे हैं। ठीक है, विज्ञान का जो साइंस के प्रश्न है दोस्तों ये आपके फिनिश हो जाएंगे, तब हम आपके जियोग्राफी के प्रश्न कराएंगे। ये दोस्तों आपने इतना कंप्लीट कर लिया, इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट दोस्तों आपने कर लिया, तो जानते हैं विज्ञान से लगभग आपके 15 से 17 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, चूंकि दोस्तों हम 15 प्रश्न आपके साइंस के करा चुके थे, ये आपका 16 नंबर का प्रश्न है, 16वें नंबर का प्रश्न। क्या है दोस्तों कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 6 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 9 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के और 10 के पावर माइनस 15 ग्राम के। इसका आंसर आपको बताना दोस्तों कि 1 पिकोग्राम जो है किसके बराबर होता है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 पिकोग्राम 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बी वाला ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि ये जो 10 के पावर माइनस 9 ग्राम होता है, यह एक नैनोग्राम एक नैनोग्राम में दोस्तों आपके 10 के पावर माइनस 9 ग्राम होता है। कैसे याद रहेगा, न से नैनो, न से 9 याद हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों 10 के पावर माइनस 6 जो है, यह एक माइक्रोग्राम। जब आपसे पूछा जाएगा एक माइक्रोग्राम कितने का होता है, तो एक माइक्रोग्राम 10 के पावर माइनस 6 होता है, और एक नैनोग्राम 10 के पावर माइनस 9 होता है, और एक पिकोग्राम दोस्तों 10 के पावर माइनस 12 होता है, 12। दोस्तों इसको आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, 10 के पावर माइनस 15 यहाँ पे दिया है ग्राम, किसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों विदाउट डिले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विदाउट डिले दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है ये 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। आइडियोमीटर क्या मापता है। आइडियोमीटर क्या मापता है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। ऊंचाई को, वायुमंडलीय दाब को, हृदय गति को, ध्वनि की तीव्रता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आइडियोमीटर क्या नापता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, आइडियो का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि, याद रखिएगा जब भी पूछेगा तो ये ध्वनि साउंड को मापता है। इसको देखते हैं दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पे दोस्तों जरूर लिखिए। ठीक है, अगर कोई नई चीज मिले तो आप लिख लीजिए, और ऐसे ही दोस्तों आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी 4.0 के लिए तैयारी होगी, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों नई जानकारी मिले वहां से आपको जरूर नोट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई दोस्तों मापी जाती है किसके माध्यम से, एल्टीमीटर के माध्यम से। सॉरी यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, ऊंचाई जो आपकी मापी जाती है ये अल्टीमीटर के माध्यम से मापी जाती है। अल्टीमीटर पूछा जाएगा प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कि ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों अल्टीमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब दोस्तों ये किसके द्वारा मापा जाता है, देखिए दोस्तों व से वायुमंडलीय, इसको ब बना दीजिए, इसी से याद कर लीजिए, व से वाश वायुमंडलीय और व से बैरोमीटर।
बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों आपका जो है वायुमंडलीय दाब, ब से ये भी है दोस्तों, ब से ये भी है, तो वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा। हृदय गति, हृदय गति को दोस्तों आपका जो है किसके द्वारा मापा जाता है, इसको जो है स्टेथेनोस्कोप के माध्यम से इसको मापा जाता है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जो है आप जान गए आइडियोमीटर ध्वनि के ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, और वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा, और ऊंचाई अल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट लिया दोस्तों इस क्लास के लिए, ठीक है। प्रश्न है कि घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, हीरा क्रिस्टल के द्वारा, सीसा द्वारा, इस्पात द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा जो है घड़ी में समय को, टाइम को नापा जाता है। इसको ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पेंडुलम घड़ी में, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है। पेंडुलम घड़ी की दोस्तों समयावधि जो दोलन काल होता है ये कितना होता है आपका? क्या 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड होता है, 1.5 सेकेंड होता है, 1 घंटा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। दोलन काल का समय, देखिए दोस्तों जब आप घड़ी को देखे होंगे, जब उसमें जो पेंडुलम लटका रहता है ऐसे, दोलन काल जब फ्रीक्वेंसी करता है तो वन टाइम इधर जाता है, फिर अपनी ही जगह आ जाता है, फिर एक बार इधर जाता है। तो मान लीजिए अगर ये स्थिर है, ठीक है, और 1 सेकेंड इधर गया आया, फिर 1 सेकेंड इधर गया, तो कितना सेकेंड हो गया आपका? 2 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। तो घड़ी में, पेंडुलम में जो पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि दोलन काल होती है 2 सेकेंड होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे यह प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम में दोस्तों, टीचर एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीचर एग्जाम 11th-12th में दोस्तों 15/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हमने कहा ना दोस्तों, जितने भी प्रश्न आज इस क्लास में हम लिए हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं दोस्तों है जो अपने हम टेस्ट सीरीज में ले रहे हैं जो आपकी इजी है। सभी प्रश्न इजी है दोस्तों, और ये किसी न किसी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का दोस्तों अभ्यास करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता था? यानी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, बताना है। तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताना आपको है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका देखिए दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब तीरंदाजी हो जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे। न्यूटन लॉ, न्यूटन के 3 लॉ हैं दोस्तों, ये थर्ड लॉ आपका है, जिसके तहत यहाँ की इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीरंदाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बताएंगे क्या होगा, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने, टॉलमी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। दोस्तों गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न क्या भाई? प्रश्न पूछा गया कि बल गुणनफल है, बल गुणनफल है। तो दोस्तों देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। नहीं पता है दोस्तों तो याद कर लीजिए,
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को इंग्लिश में दोस्तों फोर्स कहा जाता है, इक्वल टू द्रव्यमान को मास और त्वरण को एसिलरेशन। एसिलरेशन तो इसका एफ ले लेते हैं, इसका एम ले लेते हैं और इसका ए ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो दोस्तों पूछा गया बल गुणनफल होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का दोस्तों सही सूत्र क्या होगा। क्या a बराबर v माइनस यू अपान टी होगा, a बराबर v प्लस यू टी होगा, u प्लस वी टी होगा, a बराबर v प्लस यू अपान टी होगा, या a बराबर v प्लस यू अपान टू होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू v अपान माइनस यू अपान टी होता है। v क्या होता है दोस्तों आपका, ये आपका अंतिम वेग होता है, v आपका अंतिम वेग माइनस u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये t क्या होता है दोस्तों, समय होता है। ठीक है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान क्या होता है t, तो ये इसका फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा है कि न्यूटन न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। यानी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति का दोस्तों दूसरा नियम क्या है, उन्होंने बताया F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये थर्ड लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी दोस्तों, सेकेंड लॉ में F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो त्वरण होता है, तो आपको पता है ये आपका क्या है, बल है। अभी हम ऊपर बताएं ये क्या हमारा है, द्रव्यमान है। ये क्या है दोस्तों, त्वरण है। ये क्या है, त्वरण है, त्वरण है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। इसकी वस्तु का जो त्वरण होता है, ये त्वरण सीधे अनुपातिक किसके होता है दोस्तों, बल के। ठीक है, जैसे ये अगर ऊपर दिया है तो ये ऊपर है, तो दोस्तों ये इसके जो है अनुपातिक है। ठीक है, तो ये जो है इसके अनुपातिक होता है बल के, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आनुपातिक पूछा था। आनुपातिक का क्या होता है दोस्तों, अगर ये ऊपर दिया गया है त्वरण तो बल भी ऊपर है। ठीक है, तो ये इसका आनुपातिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे। ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न हमारा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपवहन और उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, आपको बताना है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रण। मीन्स दोस्तों अपकेंद्रण मीन्स अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल काम करता है इसमें। इसमें कौन सा बल काम करता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। जब दोस्तों हम जो है दूध से माखन माखन निकालते हैं, वहां पे भी हमारा अभिकेंद्रीय बल काम करता है, और वॉशिंग मशीन में भी अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रण काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा भाई। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग से दोस्तों और वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दें, संवेग बराबर होता है, संवेग का एक फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग को p से डिनोट करेंगे और ये इसको m से इंटू इसको v से, तो p इक्वल टू m इंटू v होता है। तो कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए दोस्तों इधर संवेग है,
इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, हमने अभी आपको बताया संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को इधर रहने दीजिए, ठीक है, और वेग इधर अगर गुणे में है तो इस साइड आएगा तो भागे में हो जाएगा, अपान क्या करिए वेग करिए। इधर क्या बचा दोस्तों आपका द्रव्यमान बचा, क्या बचा द्रव्यमान। प्रश्न में क्या कह रहा है, पदार्थ के संवेग हो गया संवेग, बहुत अच्छी बात है, और वेग हो गया वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि दोस्तों प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुआ है, द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसके पहले हमने आपको एक और फार्मूला बताया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण बराबर होता है दोस्तों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। किसी वस्तु को दोस्तों स्थिर वेग पर, उसका वेग चेंज ना हो, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, कौन सा भाई है, शुद्ध बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न दोस्तों, अगर किसी के वेग को स्थिर रखना है तो इसीलिए कौन सा दोस्तों आवश्यक बल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्ध बल, शुद्ध बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग दोस्तों, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रोलिंग घर्षण, दूसरा ऑप्शन है कर्षण, तीसरा ऑप्शन है सर्पी घर्षण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोलिंग घर्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों अब तक का, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, सही मेल बताना दोस्तों। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का क्या काम होता है दोस्तों, विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुरक्षा फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज का क्या काम है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का कार्य करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। जो सुरक्षा फ्यूज होता है ये जो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को क्या काम करता है, ये भी सही है दोस्तों आपका। आगे देखते हैं सी वाले को, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर दोस्तों विद्युतीय चुंबकीकरण प्रेरण का काम करता है, ये भी सही है दोस्तों। इस तरह से देखा जाए तो ए बी सी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ए बी सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न दोस्तों ये, ठीक है, इसका ऑप्शंस कहाँ पे भाई, देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्लास का, पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर विभवांतर, विभवांतर को दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को दोस्तों एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें आगे ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है, हाँ यहाँ पे दिया गया विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल पोटेशियोमीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों। और विद्युत प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर, ये गलत है दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों आपका ओम मीटर के द्वारा, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पूछा था नहीं, कौन सा नहीं है सही, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम जो है कि आज की क्लास में भी आपको टेस्ट सीरीज 2 में जो है आपके 15 प्रश्न कराए साइंस के। ये दोस्तों हमारे चैनल विमलिस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। अपने अगली क्लास में दोस्तों हम आपको जो है टेस्ट सीरीज 3 लाएंगे, ठीक है। डेली दोस्तों 15 प्रश्नों का एक सीरीज हम आपको करा रहे हैं। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे है ना
जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बीपीएससी तैयारी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछे गए हैं। हम अपने हर क्लास में आपको बता रहे हैं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाइए। और देखिए दोस्तों, आप एक हफ्ता ही पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कि बहुत सारी चेंजेस आएगा और ऐसे प्रश्न आप करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।